So today in this video, we are going to talk about the relevance of essay writing for UPSC. Many of you must be aware about the UPSC examination pattern and you must be knowing that जो मेंस एग्जामिनेशन है उसके अंदर आपका एक essay का पेपर आता है. So उस essay पेपर की क्या रेलिवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं. और जो भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे शेयर करूंगी, यू विल डेफिनेटली बी बेनिफिटेड आउट ऑफ इट. सो आप एक पेन पेपर लेके बैठिए एंड वॉट एवर आई विल बी डिक्टेटिंग यू शुड राइट इट डाउन, बिकॉज वो ट्रिक्स अगर आपने एग्जीक्यूट करी, जो भी ट्रिक्स मैं बताने वाली हूँ अगर आप वो एग्जीक्यूट करते हैं तो डेफिनेटली आपका स्कोर काफी अच्छा आएगा. एंड दैट इज 100% श्योरिटी आई एम गिविंग. इफ यू गो फॉर इट एंड यू एग्जीक्यूट इट, यू विल डेफिनेटली अटेन बेटर मार्क्स. अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी. हमेशा मैं अपनी वीडियोस में ये डेफिनेटली आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जो ज्ञान है, ज्ञान कंज्यूम करने जो आए हैं, अगर वो ज्ञान को इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो वो जो आपका फाइनल जो आपका ड्रीम जॉब है वो आप डेफिनेटली ले पाएंगे. क्योंकि ये जो आपका पेपर है उसमें कितनी बाइफिकेशन है मार्क्स की, वो मैं आप डिस्कस करने वाली हूँ. तो लेट्स प्रोसीड. See, this paper has these bifurcations. If I talk about the mains examination, आपका GS 1, 2, 3 है, आपका ethics का पेपर है, आपका optional का पेपर है और आपका essay का पेपर है. जैसे अगर मैं इन sections की बात करूं तो आपका 250 marks पर GS 1, GS 2, GS 3 आ रहा है. Another paper ethics is also of 250 marks. Then your paper optional is also of 500 marks and this essay paper is of 250 marks. हम लोग जनरली बात करते हैं कि ऑप्शनल को ढंग से पढ़ा जाए, अच्छे से पढ़ा जाए, बिकॉज बहुत ज़्यादा मार्क्स उसमें से आप स्कोर कर सकते हैं, बिकॉज वो आपका एक जो ड्रीम जॉब है वो आपका अटेन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक हेल्पिंग हैंड देता है. बट आई बिलीव अपार्ट फ्रॉम ethics paper, apart from your optional paper, there is one more paper जिसके ऊपर हम बहुत कम ध्यान दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज इसके अंदर खाली आपको 2 essays लिखने हैं और आपका 3 घंटे का टाइम लगेगा इसके अंदर, 3 hours ऑफ टाइम. एंड जो मार्क्स आ रहे हैं दैट इज 250. मतलब जो आपका एफर्ट लगेगा इन कंपैरिजन टू दीज सब्जेक्ट्स इट विल बी मच लेसर इन योर एसे, बिकॉज यू नीड टू फॉलो सर्टेन टिप्स एंड ट्रिक्स. एंड अगर वो टिप्स एंड ट्रिक्स आप फॉलो करते हैं तो एक आप बहुत अच्छा एक कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे आप लिख पाएंगे जो कि यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है. एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगी. बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हमें इन चीज़ों पे आप इन्फॉर्मेशन दीजिए. मैं काफ़ी चीज़ों पे आपसे बात करने वाली हूँ. जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स हमारे टाइम टू टाइम आते रहें. अब जैसे मैंने आपको बताया ऐसे के बारे में, अब मैं टोटली जा रही हूँ कि ऐसे यूपीएससी क्यों दे रहा है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ यूपीएससी थ्रू दीज एसेज. फर्स्टली दे वांट टू चेक योर थॉट प्रोसेस. सी, आप अपनी नॉलेज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं किसमें, आपका जो पेपर हो रहा है GS 1, 2, 3 के एग्जाम में या बाकी जो सब्जेक्ट्स आप दे रहे हैं उसमें आपकी नॉलेज चेक हो जा रही है. देयर इज वन पेपर स्पेसिफिकली ड्रिवन फॉर योर thought process, personality and reasoning capability. That is what essay is for. So आपका क्या सोच है किसी चीज को लेके, आप पॉजिटिव सोच रखते हैं, नेगेटिव सोच रखते हैं, आपकी क्या पर्सनैलिटी है ओवरऑल. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज, आई एम टॉकिंग अबाउट योर माइंडसेट. आप क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स रखते हैं, वो सारी चीजें आपके ऐसे से रिफ्लेक्ट होती हैं. तो कहीं ना कहीं वहाँ पे क्रिएटिविटी की भी रिक्वायरमेंट होती है. बट ऐसा नहीं है कि जो लोग क्रिएटिव नहीं है वो ऐसेज अच्छे नहीं लिख सकते. So we'll talk about it how you can write better essays. So we'll be proceeding forward. Now इससे पहले हम बढ़े, हमें बहुत इम्पोर्टेंट है ये बात करना कि कितने मार्क्स का ये पेपर होता है, कितने नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड हैं. So there are 2 essays, 3 hours of time is being given to you and 1 essay each is carrying 125 marks. ओके, सो आपके 2 सेक्शंस होंगे जिसमें 4 ऐसे होंगे और आपको पर सेक्शन में से एक ऐसे लेना है, एक ऐसे चूज करना है. तो आप इन टोटलिटी आप 2 ऐसे लिख के आ रहे हैं, 125 मार्क्स ईच, और आपका जो टोटल है दैट बिकम्स 250. सो इसमें जो आपकी वर्ड लिमिट है दैट इज 1000 to 1200 वर्ड्स. मतलब 1000 से 1200 वर्ड्स आपको लिखने हैं. करीबन 11 पेजेस तक आपका ऐसे जाएगा. तो अगर हम इनकी बात करें इस इन टोटलिटी तो इसमें एफर्ट्स लगने हैं कम, बिकॉज जेनरिक टॉपिक्स आने वाले हैं. क्या जेनरिक टॉपिक्स होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट.
उससे पहले जैसे मैंने टॉपिक्स की बात करी, तो एक सिलेबस का मैं आपको एक व्यू देना चाहूंगी। स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम इसका सिलेबस क्या है, इसमें हमें क्या क्या करना है। सी देयर इज नो कन्फाइंड सिलेबस फॉर द सेम, डोंट वरी अबाउट दैट। जो भी आपने नॉलेज अटेन करी है वही नॉलेज इसमें कहीं ना कहीं यूटिलाइज होनी है। सो इसीलिए आपको कोई स्पेशल चीज नहीं पढ़नी है। जो आपकी जीएस की नॉलेज है वही यूटिलाइज होगी। आप न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट में डेफिनेटली होंगे तो वो नॉलेज इसके अंदर यूटिलाइज होगी। बट इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है द पैटर्न एंड द स्ट्रक्चर, हाउ यू आर राइटिंग द एसे, हाउ द क्रिएटिविटी, हाउ योर थॉट प्रोसेस यू आर रिफ्लेक्टिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर, दैट मैटर्स। सो वो सब चीज़ों के बारे में किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना चाहिए, क्या स्ट्रक्चरिंग होना चाहिए, वो आगे हम बात करेंगे। बट इसमें ऐसा कुछ डिफाइंड सिलेबस नहीं है, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। आपको सिर्फ कंसर्न ये होना चाहिए कि मुझे अपनी थॉट्स का राइट रिप्रेजेंटेशन करना है, देयर शुड बी राइट इंटीग्रेशन ऑफ माई थॉट्स। सो उसके लिए प्रैक्टिस इज द ओनली मंत्रा। एंड अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिस आपका सेकंड ओपिनियन बहुत जरूरी है। तो आप फीडबैक लीजिए, अपने इवैल्यूएटर से लीजिए, या तो आपके कोई पीयर्स हैं या बहुत ईयर्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका अच्छा है ऐसे पेपर, सो यू कैन टेक देयर हेल्प बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट दी फीडबैक। बहुत बच्चे ये गलती कर रहे हैं कि ऐसे लिख रहे हैं, कई तो ऐसे लिख ही नहीं रहे हैं, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, जो लोग लिख रहे हैं वो फीडबैक बहुत कम ले रहे हैं। तो ये फीडबैक ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो पेपर है ये मल्टी डायमेंशनल व्यू का है, एक होलिस्टिक व्यू का है। हो सकता है आपका वो होलिस्टिक व्यू नहीं आ रहा हो, तो वो लाने के लिए यू माइट बी नीडिंग दी सेकेंड ओपिनियन। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस मोर एंड you get the proper feedback, you get it evaluated from your mentors or the peers. अब क्या क्या जॉनर्स होते हैं ये बात करने की है, बिकॉज स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम ऐसे कहाँ से आएगा, कोई टॉपिक है तो हम कर लें। सी देयर इज अ कंप्लीट लिस्ट जो मैं आपको दे सकती हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक लिस्ट होता है इसमें कुछ कन्फाइंड नहीं है। ये लिस्ट उन सब्जेक्ट्स की हो सकती है, उन टॉपिक्स की हो सकती है जिसमें से आप प्रिपेयर करें तो हाँ उसमें से डेफिनेटली कुछ ना कुछ आ सकता है। जैसे कि मैं विमेन एम्पावरमेंट की बात करूँ, एजुकेशन की बात करूँ, कोविड की बात करूँ, है ना, कुछ टेक्निकलिटीज की बात करूँ, अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो ये सब चीज़ों में आ सकता है ना। इन सब चीज़ों में से उठ के आ सकता है। जैसे साइबर सिक्योरिटी इज वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक्स, तो साइबर सिक्योरिटी में से आ सकता है, कोविड में से उठ के आ सकता है, इंटरनेशनल रिलेशंस में से उठ के आ सकता है, इकोनॉमिक्स में से उठ के आ सकता है, जैसे व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इकोनॉमी, राइट। सोसाइटी में से क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं। तो कोई कोई डिफाइंड जॉनर्स नहीं है, देयर इज कंप्लीट देयर इज अ कंप्लीट लिस्ट जिसमें से बहुत कुछ आ सकता है। तो इससे सबसे बेटर आपका ऑप्शन ये रहता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाइए, वही आपका एक क्वेश्चन बैंक बनना चाहिए। आपको और कोई क्वेश्चन बैंक में रेफर नहीं करना है अलग से। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाइए और देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करें रिसेंट ईयर्स की, तो फिलोसफिकल एसेज बहुत आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर एथिक्स को ही इंक्लाइंड करते हुए वो पेपर्स बन रहे हैं। तो यू नीड टू प्रैक्टिस दैट आउट। एंड आपको जो क्वेश्चंस आप उठा रहे हैं, आप उसमें से जैसे अगर आपके 2 हैं तो उसमें से आपने 4 में से 1 सेलेक्ट किया, फिर दूसरे 4 में से 1 सेलेक्ट किया, तो आप कितना टाइम लगा रहे हैं, कितना आपको उसके अंदर एनालिसिस करना पड़ रहा है, कैसे आप टॉपिक को चूज कर रहे हैं, ये आपकी प्रैक्टिस होनी जरूरी है। तो अगर आप ये उस तरीके से उठाएंगे कि पेपर बाय पेपर आप उठाएं तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। So now how to start the preparation, that is very important. पहली बात तो आपको सिंपल एसेस से स्टार्ट करना है। जो लोग अभी इंसेप्शन स्टेज में हैं, स्टार्टिंग स्टेज में हैं, उनके लिए एक टिप है कि आपको बिल्कुल सिंपल ऐसे से स्टार्ट करना है। बिकॉज बहुत कॉम्प्लिकेटेड अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपके ऊपर एक एडेड बर्डन आएगा और आप एक कंफ्यूज स्टेट में जाएंगे, तो वो मैं नहीं चाहती हूँ। यू शुड नॉट बम्बार्ड योरसेल्फ विद टिपिकल टफ एसेज। यू शुड स्टार्ट विद सिंपल एसेज एंड मेंटेन अ नोटबुक ऑफ द सेम, ताकि जो भी आपके पास आपने कुछ सुना, करंट अफेयर्स में कुछ आया, तो आपने वो बुलेट पॉइंट्स ऐड कर लिए। जो भी आपने एसेज लिखे हैं उसमें आपने बुलेट पॉइंट्स ऐड कर लिए। अगर आपने बुलेट पॉइंट्स ऐड किए हैं तो आप उसको कभी भी जाके, स्पेशली एट द टाइम ऑफ योर मेंस एग्जामिनेशन, यू डोंट नीड टू रेफर मल्टीपल सोर्सेज। आपने बस वो उठाया, उसको रेफर कर लिया, सो इट विल बेनिफिट यू मोर। Prepare important topics. As I was mentioning that students ask कि मैम टॉपिक्स क्या क्या होते हैं, तो एक लिस्ट होती है, एक जनरल लिस्ट मैं आपको शेयर भी कर दूंगी आगे आने वाले सेशंस में। तो ऐसा कोई कन्फाइन नहीं कि उसी में से आएगा। आई एम जस्ट टेलिंग कि जनरल टॉपिक्स होते हैं, जैसे आप एजुकेशन पे प्रिपेयर कर सकते हैं, विमेन एम्पावरमेंट पे कर सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी पे कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी पे कर सकते हैं, कोविड पे कर सकते हैं। सो देयर कैन बी अ लिस्ट। यू कैन अज्यूम कि जो हॉट टॉपिक्स हैं उसमें से उठ के आ सकता है।
तो अगर आप उनमें से करके चलते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कहीं ना कहीं लिख के रख लेंगे तो आपको वो बाद में अच्छा प्रूफ होगा, क्योंकि इम्प्रॉम्प्टू करना उस टाइम पे जाके थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। जब आपका ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे आपके ऊपर प्रेशर बहुत है, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ इम्पैक्ट करती है। तो बेटर ये है कि आप उस तरीके से फॉलो करें कि आपका आगे से जो स्टेप्स हैं वो प्रॉपर उसकी हो। टेक हेल्प ऑफ एडिटोरियल्स एंड योजना। देखिए, आप अगर योजना रेफर करें तो आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, अगर आप उसमें से इनवाइट भी कर सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। तो एडिटोरियल रीडिंग पे ज़्यादा जाएं, आपको काफ़ी कुछ वहाँ पे कंटेंट मिलेगा। योजना को रेफर करें तो आपको उसमें से कंटेंट आप विड्रॉ करके आप यूटिलाइज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उसको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। सो नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चरिंग ऑफ द एसे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपका एसे का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन में क्या आना चाहिए, बॉडी में क्या आना चाहिए, कंक्लूजन में क्या आना चाहिए, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एसे को इंपैक्टफुल बनाने के लिए। सो कमिंग टू द इंट्रोडक्शन पार्ट, you can start your introduction with good quotes, with questions, with facts, with anecdotes. Why? Because first impression is the last impression. जितना ज्यादा आप impactful या inquisitive to read अपना essay बनाएंगे, उतने ज्यादा आपको marks evaluator देगा. Reason being, once the evaluator starts the checking, ओके, सो अगर आपका ऐसे बोरिंग लग रहा है, आपका इंट्रोडक्शन इतना बोरिंग है कि उनको कोई क्यूरियोसिटी जनरेट नहीं हो रही आगे चेक करने में, तो डेफिनेटली वो विल बी एट लॉस। सो होना क्या चाहिए आइडियली कि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो इतना इम्पैक्टफुल, इतना अपीलिंग होना चाहिए कि इवैल्यूएटर को लगे व्हाट इज कमिंग फॉरवर्ड, आई शुड चेक इट। सो वो क्यूरियोसिटी अगर आप जनरेट कर पाएंगे तो डेफिनेटली आपका जो स्कोर होगा वो बेटर होगा। अब फॉर एग्जाम्पल, लाइक आई मेंशन, यू कैन स्टार्ट विद कोड. Like if I'm giving with the topic women empowerment, right? So some topic related to women empowerment. So how can I utilize the code? Suppose I utilize one code. If you educate a man, you educate an individual. If you educate a woman, you educate the entire family. अगर मैं ऐसा कोई कोड इंकॉर्पोरेट करती हूँ, so definitely that code will lead to more impactful essay. Likewise, अगर मैं कोई anecdote यूज करती हूँ, anecdote क्या होता है? Kind of story. सो अगर एनेक्डोट का एग्जाम्पल है, इफ आई टेक एग्जाम्पल ऑफ कोविड, तो कोविड में अगर हम लिखते हैं रिमेंबर द डेट दिसंबर 2019 व्हेन फ्रॉम द सिटी ऑफ वुहान चाइना दिस वायरस केम, राइट? तो आप ऐसी सी स्टोरी अगर बनाते हैं, बट देन यू नीड टू बी वेरी मेटिकुलस व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज यू आर इनकॉर्पोरेटिंग, क्योंकि थोड़ा सा इसमें रिस्क रहता है। या तो अपनी जो फ्रेमिंग है, अगर आपके जो मैंने आपको कहा कि आप टॉपिक्स बना सकते हैं खुद से, आप जो टॉपिक्स प्रिपेयर कर रहे हैं उन टॉपिक्स में ऐसी अगर आप स्टोरीज आप पहले से इनकॉर्पोरेट करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि इम्प्रॉम्प्टू में ये रिस्की हो जाता है कि आप वहाँ पे क्या लिख के आ रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। यू कैन स्टार्ट विथ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं? जैसे अगर मैं बात करूं विमेन एम्पावरमेंट की, हम कहते हैं हमारी विमेन सेफ है, और साथ में एक केस आता है, यू आर गोइंग थ्रू न्यूज एंड यू गेट टू नो दिस रीसेंट रेप केस हैपेंड। सो वहां पे तो ये आयरनी है ना, एक जगह आप कह रहे हो हमारी विमेन एम्पावरमेंट है, एम्पावर्ड है, और दूसरी जगह पे आप ये केस कह रहे हैं, तो क्वेश्चन अराइजेस। सो यू कैन स्टार्ट विद क्वेश्चन, you can start with quotes, you can start with some facts, and you can start with anecdotes also, which are basically the stories. And आपका introduction जो है, it should give a view of the topic. So of course whatever you are doing will definitely give a view of the topic. Apart from that, after you write the view, you write the complete structure of the introduction, you can also give historical background. जैसे कि मैंने विमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल लिया, तो आप जो विमेन की स्टेट थी एंशिएंट टाइम्स में, आप वो भी कर सकते हैं, तो आप हिस्ट्री में रिलेट कर सकते हैं कि विमेन की क्या स्टेट थी, तो वो ज़्यादा आपका नॉलेज रिफ्लेक्ट होगा और आपका जो ऐसे है उसको एक स्ट्रेंथ मिलेगी, एक इम्पैक्टफुलनेस मिलेगी, तो वो चीज़ आप इसके अंदर कर सकते हैं। कमिंग टू द पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी में क्वेश्चंस आते हैं वाई, है ना? वाई मतलब ये हम क्यों, वाई देयर इज नीड ऑफ विमेन एम्पावरमेंट। अगर मैं विमेन एम्पावरमेंट एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो वाई देयर इज नीड ऑफ विमेन एम्पावरमेंट, तो एक तो हम उसको करेंगे, और क्या इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। अब अगर मैं इसी में कोविड का एग्जाम्पल लूँ, तो कोविड में कैसे इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, सोशल इम्पैक्ट्स की बात करूँ, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स की बात करूँ, है ना, पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स की बात करूँ, सो देयर हैज टू बी अ मल्टी डायमेंशनल व्यू। योर एसे शुड रिफ्लेक्ट अ होलिस्टिक व्यू, अ मल्टी डायमेंशनल व्यू। अगर आप वो करने में सक्षम हैं, अगर आप वो करने में कामयाब हैं, तो डेफिनेटली योर इवैल्यूएटर विल बी इम्प्रेस्ड and you will land up
स्कोरिंग गुड मार्क्स। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि हमको एक मल्टी डायमेंशनल व्यू रखना है। डिफरेंट काइंड ऑफ इम्पैक्ट्स आप ले सकते हैं और उसमें आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं कि लोकली कैसा इम्पैक्ट रहा, नेशनली कैसा रहा, इंटरनेशनली कैसा रहा, तो ये और ज्यादा बेटर हो जाएगा। अब बात आती है कंक्लूजन। कंक्लूजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योर कंक्लूजन शुड बी इन लाइन विद योर इंट्रोडक्शन। जो आपने इंट्रोडक्शन में कहा था, कहीं ना कहीं आपको वो कंक्लूजन में रिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि हम पॉइंट बाय पॉइंट समरी लिख रहे हैं कंक्लूजन के अंदर, वो नहीं होना चाहिए। कंक्लूजन शुड बी सॉल्यूशन ड्रिवन। जो भी आपने प्रॉब्लम डिस्कस करी उसके सॉल्यूशंस आप डिस्कस कर सकते हैं। वो सोसाइटी बेस्ड भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल बेस्ड भी हो सकते हैं, बट इट शुड बी ऑन अ पॉजिटिव नोट। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा क्रिटिक हैं, ये नहीं होना चाहिए। इट शुड गो विद अ पॉजिटिव नोट, है ना, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। तो अगर वो आप करते हैं तो वो डेफिनेटली एक न्यूट्रलिटी आपकी दिखाएगा, जिससे आपका जो ऐसे है वो बेटर माना जाएगा। Now there are some very good tips that I'm going to share and definitely आप इसको incorporate करते हैं तो आपका जो इसमें ऐसे की जो framing है वो काफी अच्छी हो जाएगी। First is selection of the essay topic when you go in the examination. The first and foremost thing is selection of your topic. आपको ऐसा टॉपिक चूज नहीं करना जो आपको लगता है अरे बाकी लोगों को तो ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, मैं ये डिफिकल्ट टॉपिक चूज करता हूँ या करती हूँ ताकि मेरे अच्छे मार्क्स आए। बिकॉज इवैल्यूएटर को ये टॉपिक बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं लिखा होगा, तो उनके बहुत ज्यादा उन्होंने नहीं देखा होगा, इस टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ा होगा, तो मैं इस पे करता हूँ। डोंट थिंक लाइक दैट, ओके। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, ओके। वो चीज हमको नहीं करनी है, ऐसा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमको वो टॉपिक करना है जिसमें हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हैं। जितना ज्यादा हम कंफर्टेबल हैं उतना ज्यादा हम लिख पाएंगे एज पर दी वर्ड लिमिट दैट आई हैव स्पेसिफाइड, दैट 1000 to 1200 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना है। तो आपके पास उतना कंटेंट होना भी जरूरी है, और उस कंटेंट को कैसे अलाइन करना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग को कोई जार्गन्स उसमें नहीं डालने हैं। देखिए, कोई अगर फिजिक्स साइड से स्टूडेंट आ रहा है, कोई प्रॉपर ज्योग्राफी ऑप्शन वाला स्टूडेंट आ रहा है, अगर वो ये सोचे कि अरे ज्योग्राफी रिलेटेड टॉपिक आया मैं तो इसी पे लिख दूं और उसमें सारे टेक्निकल वर्ड्स या मैं कहूँगी टेक्निकल वर्ड्स को जार्गन्स डाल दूं, तो ऐसा हमको नहीं करना है। बिकॉज जो आपके इवैल्यूएटर है, हो सकता है वो उस बैकग्राउंड से हो या उस बैकग्राउंड से ना हो, तो इट्स बेटर दैट यू राइट इन लेमन लैंग्वेज सो दैट द इवैल्यूएटर ऑल्सो अंडरस्टैंड्स दैट वेरी नाइसली। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो यू शुड नॉट टेक इट लाइटली। आपको जो भी अपना टॉपिक चूज करना है बहुत वाइजली चूज करना है, और उस पर एटलीस्ट 15 से 20 मिनट लगाइए। जो दो टॉपिक पे आप लिखने वाले हैं, अगर आप 7 से 8 मिनट एक टॉपिक पे लगा रहे हैं, आप दो टॉपिक पे कलेक्टिवली 15 से 20 मिनट लगाइए कि आपको टॉपिक क्यों चूज कर रहे हैं, क्या आप उसके ऊपर इंट्रोडक्शन लिख पा रहे हैं, क्या कंक्लूजन लिख पा रहे हैं। अगर आप ये सब चीजें कर पा रहे हैं, देन यू शुड प्रोसीड टुवर्ड्स राइटिंग दैट टॉपिक। इनफ पॉइंट्स होने चाहिए, इनफ पॉइंटर्स शुड बी देयर विद यू बिफोर यू राइट, ओके। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट अ ड्राफ्ट। आप एक रफ पेज पीछे उठा के, आप जो लास्ट में पेजेस होते हैं उन पेज पे आप पूरे एक बुलेट पॉइंटर्स करिए। आपको पता होना चाहिए कि पहला ये आएगा पॉइंट, फिर दूसरा ये आएगा, तीसरा ये आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ लिखा और आपको याद आया अरे अब मैं ये लिख देता हूँ, जबकि वो लिंक था ऊपर वाले पॉइंट से। तो अगर आपने ये ऑर्डर वो किया ना, तो फ्लो जो कोहेरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देयर शुड बी राइट इंटीग्रेशन ऑफ योर थॉट्स। अगर आपकी इंटीग्रेशन ऑफ थॉट्स आपके ऐसे में रिफ्लेक्ट हो रही है, कोहेरेंस रिफ्लेक्ट हो रही है, तो डेफिनेटली आपका ऐसे जो है वो इम्पैक्टफुल साइड पे जा रहा है। जैसे कि हम इम्पैक्टफुल वाली साइड अभी बात करते आ रहे हैं, तो वो इम्पैक्टफुल वाली साइड पे जा रहा है। बट अगर आप थॉट्स को बहुत ही अनऑर्गेनाइज मैनर में लिख रहे हैं, तो उससे आपको डेफिनेटली बहुत बड़ी डिसएडवांटेज होने वाली है, क्योंकि इस चीज में आपका पैराग्राफ्स का अलाइनमेंट बहुत मैटर करता है। सो फर्स्टली यू शुड नॉट डिरेल फ्रॉम द टॉपिक। हमको ऐसा नहीं करना है कि टॉपिक कुछ और कह रहा है और हम उससे हट के चले गए हैं, कहीं और अपनी भावनाओं में बह गए हैं और उसके जगह कुछ और लिख रहे हैं, जबकि लिंक्ड है। बट खाली लिंक्ड होना इट्स नॉट प्रॉफिटेबल। उस टॉपिक पे ही आपको कन्फाइंड रहना है, यू डोंट हैव टू डिरेल। Apart from that, you should align everything. As I mentioned, integration of thoughts is very important. तो जो आपको लगता है, जितना आपको उस टॉपिक के बारे में दिमाग में आ रहा है, वो आप पीछे पेज पे लिख लो और उसको ऑर्गेनाइज कर लो कि पहले मैं ये लिखूंगा, फिर सेकंड ये लिखूंगा, तीसरा ये लिखूंगा, ताकि आप लिखते समय मिनिमम कटिंग आप करें या ओवर राइटिंग करें। क्योंकि अगर आप ओवर राइटिंग होगी तो ये भी एक बैड इंप्रेशन लीड करेगा, तो हमको वो
नहीं करना है। एंड आपको ये भी दिखना है कि आपको जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है वो भी आप वहाँ पे लिख लें, क्योंकि अगर आप उसको इम्पैक्टफुल लिख पा रहे हैं और अगर आप इम्प्रॉम्प्टू करते हैं, मतलब एकदम जाके पेपर पे ही लिख देते हैं रफ पे ना लिख के, तो अगर इंट्रोडक्शन आपका खराब हुआ तो वो जो उसकी अपील है वो मिस हो जाएगी। तो यू शुड मेक इट मोर इंक्विजिटिव टू रीड, फॉर दैट यू शुड प्री राइट इट इन द रफ सेक्शन, इन द ड्राफ्ट सेक्शन। जैसे मैंने कहा कटिंग नहीं करनी, क्योंकि लोग कट कर, चलो ठीक है गलती हो गई आपने कट कर दिया, पर उसको बिल्कुल ऐसे काट के उसको ऊपर से ओवरराइट नहीं करना, हल्का सा कट लगाइए और आगे प्रोसीड करिए और वहाँ पे जो सही वर्ड है वो आप लिख दीजिए। हैंड राइटिंग लेजिबल होनी चाहिए ऑफ कोर्स, है ना। बहुत सारे लोग अपना पेपर सबमिट कर रहे हैं, इवैल्यूएटर को बहुत सारे पेपर्स चेक करने हैं, तो अगर आपसे पहले कोई ऐसा पेपर आता है जिसमें हैंड राइटिंग बेटर है तो आपको डेफिनेटली उसका डिसएडवांटेज हो सकता है, क्योंकि आपके पेपर पे वो शायद इतने एफर्ट्स नहीं लगाए, क्योंकि उनको जो पहले पेपर मिला वो काफ़ी अच्छा हैंड राइटिंग था, लेजिबल था, मे बी अच्छी भी हो सकती है। एक होता है लेजिबल हैंड राइटिंग, होता है बहुत गुड हैंड राइटिंग, हो सकता है गुड हैंड राइटिंग रही हो और आपकी लेजिबल भी ना आ रही हो, तो इस चीज़ में हमको ध्यान रखना है कि हैंड राइटिंग शुड बी लेजिबल एंड देयर शुड बी ब्रीदिंग स्पेस। बहुत क्लटर्ड नहीं करना है कि एक के अंदर एक घुसाए जा रहे हैं, वो नहीं करना है। ओके, पैराग्राफ्स भी जो यूज़ करना है मैं वही बात करने वाली हूँ कि कैसे पैराग्राफ्स यूज़ करने हैं, कितनी लाइन्स होनी चाहिए। आपका डायग्राम्स, कई लोग क्या करते हैं बुलेट पॉइंट्स बनाए, अरे आपके एसे और आंसर में डिफरेंस क्या हो जाएगा। लोग कहते हैं इसका कोई रूल नहीं है, ठीक है, देयर आर नो सर्टेन रूल्स फॉर एसे एंड आंसर्स एज स्पेसिफिक, राइट। कहीं लिखा नहीं हुआ यूपीएससी ने कि ऐसे में हमको ये बुलेट पॉइंट्स चाहिए या नहीं चाहिए, बट यू नो थिंक अबाउट द रेगुलर प्रोसेस। उसमें अगर आप देखें तो ऐसे शुड बी इन पैराग्राफ्स टू मेक इट लुक गुड, टू मेक इट लुक इम्पैक्टफुल, टू मेक इट लुक लाइक एन essay rather than answer. It should be in paragraph. There should not be any kind of bullet points which you are already doing in your answers. You are drawing your diagrams there, you are drawing your flow charts there, so that's not required कि आप ग्राफ वगैरह incorporate कर रहे हैं, तो it's better that you avoid writing diagrams, writing bullet points or flow charts. अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप जितना ज़्यादा स्टैट्स डालेंगे ना, जो डेटा डालेंगे वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। आप रिपोर्ट्स मेंशन करेंगे कि एज पर दिस रिपोर्ट आई एम स्टेटिंग दिस, तो वो एक आपकी नॉलेज को रिफ्लेक्ट करेगा और आपकी एक काइंड ऑफ बेटर क्रिएटिविटी को रिफ्लेक्ट करेगा। देखिए क्रिएटिविटी होता है आप अच्छा कोर्स इनकॉर्पोरेट करें, बट ये भी एक टाइप की क्रिएटिविटी है कि राइट टाइम पे राइट चीज़ को इनकॉर्पोरेट करना बाय रिफ्लेक्टिंग योर नॉलेज। अगर आप ऐसा करते हैं डेफिनेटली ये भी अच्छा रहेगा। जैसा कि मैंने बताया बुलेट्स नहीं यूज करना, बट बुलेट्स के साथ एक और चीज़, कई बच्चे क्या करते हैं इंट्रोडक्शन लिखा है फिर लिखा बॉडी, फिर बॉडी के अंदर पार्ट लिखते हैं। इंट्रोडक्शन नहीं लिखने की जरूरत है, यू शुड डायरेक्टली स्टार्ट। आपको कोई हेडिंग और सब हेडिंग नहीं देनी है, स्ट्रिक्टली नहीं देनी है, नहीं देनी है मतलब नहीं देनी है, ताकि वो ऐसे की फील आंसर में ना चली जाए। इट शुड लुक लाइक एन ऐसे। ओके, पैराग्राफ्स, कई लोग इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख के आ रहे हैं, वो नहीं करना है, राइट। शॉर्ट पैराग्राफ, आप 7 to 8 लाइन्स का पैराग्राफ रेफर करिए, और उसके अलावा ना ईच पैराग्राफ शुड रेफर टू अ सर्टेन कॉन्टेक्स्ट। फिर आपका दूसरे पैराग्राफ में मूव होना चाहिए और एक फ्लो होना चाहिए, वो फ्लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एकदम से इसकी एब्रप्ट एंडिंग हुई एक पैराग्राफ की और एकदम से दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। तो देयर शुड बी कनेक्टर्स। ओके, लाइक आप मोर ओवर, हाउ एवर, ऐसे करके अगर आप कनेक्टर्स यूज करते हैं तो आपका जो एसे है वो बेटर तैयार होगा। उसके अलावा जैसे मैंने आपको फ्लो का बता दिया है, दिस इज व्हाट राइट इंटीग्रेशन ऑफ थॉट्स, दैट इज योर फ्लो। अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Some students, like I give an example, some students say government should not do this. आप सजेशन दे रहे हो, है ना, आप दिखा रहे हो कि मेरी एक सॉल्यूशन गिविंग कैपेबिलिटी है जो कि यूपीएससी चेक करना चाह रहा है, बट वहां पे आप लिखते हो गवर्नमेंट शुड नॉट डू दिस। सी, you are not being authoritative, but you are not getting the point by writing the wrong grammar. You are ending up being authoritative because अगर आप लिखते हैं government can do this, तो this comes as a suggestion, but अगर आप कहते हैं government should, must do it, basically आप कहीं ना कहीं अपनी authority reflect करें, जो कि गलत होगा। तो इस केस में भी एक होता है ग्रामर हैज के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दी, एक तो वो गलतियां नहीं हैं, उसके अलावा कहाँ पे क्या यूज करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टी डायमेंशनल व्यू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बता दिया कि आप सोसाइटल इम्पैक्ट क्या हो सकता है किसी चीज़ का, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ये बहुत सारी डायमेंशन जितना आप सोचोगे, क्योंकि ऑलरेडी आप ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हो, उस पढ़ी हुई नॉलेज को आपको इसको एक पॉलिश्ड वे में यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना है ताकि आपका ऐसे इम्पैक्टफुल बने।
conclusion is very very important and we should go in line with your introduction, क्योंकि conclusion बिल्कुल out of the line जा रहा है और आपके introduction से कहीं ना कहीं कोई connectivity नहीं है, तो वो आपके लिए definitely एक disadvantage साबित हो सकता है। अगर आप ये सारी चीज़ें follow करते हैं तो I can give you guarantee 100% guarantee कि आपके ऐसे में बहुत अच्छा score आने वाला है, but provided you execute, you follow these things meticulously। और सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रैक्टिस इज द ओनली मंत्रा। हर हफ्ते एटलीस्ट एक ऐसे लिखिए। अगर आपको ऐसे लिखने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने पीयर्स को कांटेक्ट करिए, मेंटोर्स को कनेक्ट करिए, जो भी आपकी रीच में है उनसे कांटेक्ट करिए, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वो सोचते हैं कि आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो और उसके बाद आप छोड़ दे रहे हैं तो यू आर गोइंग रॉन्ग। सो डू थिंग्स, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करते टाइम इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करिए, और जहाँ पे भी आपके मिसेस हो रहे हैं, जहाँ भी आपकी गलतियाँ हो रही हैं, उन गलतियों को आगे आने वाले एसेज में रेक्टिफाई करिए, बिकॉज यू शुड बी द ओनली इवैल्यूएटर एट द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन। ओके, जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो अब आप रिवाइज कर रहे हैं तो आपके पास कोई थर्ड पार्टी नहीं होगा जो आपको हेल्प कर दे, आपको यू विल हैव टू हेल्प योरसेल्फ। फॉर दैट रीजन धीरे धीरे अभी इवैल्यूएट कराइए, गलतियां निकालिए, और गलतियां जब निकलती हैं तो बाद में खुद इवैल्यूएट करना सीखिए। जब आप इस स्टेज पर आ जाएंगे तो डेफिनेटली आप अपने आप को समझ पा रहे हैं, और एक रिविजन जो है ऐसे कि वो आप करेंगे तो डेफिनेटली आप बाकी भी जो प्रॉब्लम्स आई हैं आप उनको समझ पाएंगे और रेक्टिफाई कर पाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, आपको जो भी और आगे सेशंस चाहिए हैं, जो भी आपको हेल्प चाहिए है एसए से रिगार्डिंग, डेफिनेटली आई विल स्टे कनेक्टेड, एंड आपको यूट्यूब पे मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देती रहूँगी। दोबारा बोलना चाहूँगी, आप बेल आइकन को क्लिक करिए और आप नोटिफिकेशन जो भी लेटेस्ट वीडियोस मैं आ रही हूँ, बताना चाह रही हूँ, आप उनको बहुत अच्छे से ग्रास्प कर पाएंगे आफ्टर गोइंग थ्रू द वीडियोस कंप्लीट। ओके, थैंक यू।